अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हाँ, फेस ऑफ के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं हमारी दोस्त याना मीर। बहुत शुक्रिया याना कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच आरजू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सारे व्यूअर्स को। हमारे साथ हैं फ़खर यूसुफ-ज़ई जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ़खर कि आज आप आए हैं। Thank you very much for inviting me. Thank you very much. और हम यकीनन जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा हंसते बोलते हम जो है टेंशन ना लें ज़्यादा चीज़ों की, लेकिन जैसे बहरहाल हमेशा करते हैं। जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले याना पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत आई हुई है और एक मैच भारत के साथ हार भी गई है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम? क्या हुआ था? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई। आपको लगता है कि नहीं, खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है या ग्रीट करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है। तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए? वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से? कि खेले अच्छे नहीं कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी आउट मैं हो गए सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब, मकसद क्या था? मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया ही क्यों पाकिस्तान को? 2 घंटे में हराना ही था। तो ये इतनी वन साइडेड मैच थी कि मजा ही नहीं आया देखने में, कसम से। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फखर, आप तो क्रिकेट काफी देखते हैं, आपके ख्याल से क्या ये जो रिजवान हमारे क्रिकेटर हैं उनको ग्राउंड पे नमाज पढ़नी चाहिए थी? और इतना बुरा खेल खेलने की क्या वजह थी? वैसे कल साजिद तारड़ साहब के साथ मैंने शो किया तो वो तो ये कह रहे थे कि इन्होंने सट्टा खेला है और ये लोग जो है ना वो पहले ही मैच फिक्सिंग हुई हुई थी और इसलिए ऐसे मतलब खड़े रहे स्टैचू बन के सबके सब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और नमाज की बात है, मेरे ख्याल में उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी उसका एक पर्सनल मैटर है। मुझे मतलब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स के तो तौर पे पर्सनली रखे ना, पर्सनली क्रिकेट रखे, उसको नहीं पब्लिक नहीं में क्यों ला रहा है? फिर जब नहीं पब्लिक नहीं भी वही काम करती है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, किसी को मेरे ख्याल प्रॉब्लम हमें ना ये माइंड हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में जाकर जब हम ये देखते हैं कि यार ये फलां क्यों कर रहा है, हम बेसिकली हम में से बर्दाश्त का ये चीज निकल गई है ना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार अगर किसी ने कर लिया सो कर लिया, क्या मतलब कौन सी कमी या बेशी हो गई है ग्राउंड के अंदर या किसी और चीज के अंदर। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आप वहां पे, हम आपको क्रिकेट के लिए भिजवाते हैं, बाकी आपने मेंबर पे बैठ के अगर वो जुम्मे का खुतबा देना है या कुछ और चीज करनी है, जिस तरह इन्होंने ऑकलैंड में किया था, न्यूजीलैंड के टूर पे थे ये 2 साल पहले, वहां पे जुम्मे का खुतबा दे, तो भाई हम आपको जुम्मे के खुतबों के लिए नहीं भिजवाते। आप क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप जुम्मे के अच्छा, खुतबे दे दें, मस्जिदों यूसुफ में यूहाना जमातें को पढ़वाएं, तबलीगें यूसुफ करें। यूहाना को ग्राउंड पे बोला जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप सीधे जन्नत में जाओगे। अब बताओ। मैं कहता हूं ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूं कि मेरे टीम में इस वक्त एक नॉन मुस्लिम नहीं खेल रहा, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसको कभी मोहम्मद यूसुफ साहब जो अब ठीक है, उन्होंने क्या किया जो भी किया, या फिर हमारे पास एक और लेग स्पिनर बॉलर थे हमारे पास सिद्ध से, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, वो बार बार कहते कि यार मुझे तंग किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्यों?
हाशिम आमला साउथ अफ्रीका की टीम में, वो कहते हैं कि मेरे टीम मैनेजर मेरी नमाज का दानिश इंतजाम पहले कनेरिया करते की थे। शायद आप बात कर रहे हैं। दानिश कनेरिया की, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया था, दानिश कनेरिया का। अच्छा, वो दूसरे, इनका क्या नाम है, इंग्लैंड की टीम में नासिर हुसैन कैप्टन रहे इंग्लैंड टीम के। हम क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाने की जुर्रत कर सकते हैं? इतना दिल जिगरा हमारा है कि हम कहें कि हाँ यार ये भी बन सकता है? कभी नहीं बनाएंगे। किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को या किसी सिख को हम खिलाते नहीं है तो बनाएंगे तो वो तो दूर की बात है। तो ये चीजें इनको तो खैर कभी मैंने ना सपोर्ट किया ना मैं कभी करूंगा। आता हूं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। तो जितना थका हुआ खेले हैं, जितना बकवास खेले हैं, जितनी पैथेटिक गेम थी, ये कहते हैं ना कि ये मैच फिक्स कर दिया तो फला, मैं कहता हूं यकीन करो कि इंडिया वाले कहते थे यार जाओ जाओ यार हमने खेलना नहीं। बिलीव मी यार, हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। आप फाइट करके हारे एक नहीं, मैं तो इंडिया कहती से हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल नहीं की और दूसरी तरफ राम जी उन पर हावी हो गए, श्री राम जी। मैं तो कहती हूँ ये हो गया। मैं बिलीव मी याना, मुझे मैं कहता हूं कि जो स्पोर्ट्स है या कोई भी दुनियावी काम है ना, उसको उसके जो कोई कहते हैं ना कि जो कोशिश दायरे में करता रखना है, है। जी बिल्कुल, जो कोशिश करता है ना, जो अच्छा खेल पेश करता है। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। बेशक वो जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने नमाज वहां पढ़ी या नहीं, उन्होंने खेल अच्छा पेश किया। वो जितने उनके प्लेयर्स थे, बॉलर्स थे, बैटर्स थे, उनके फील्डिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी, बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया। उसको ये बाकी जो हम ये कहते हैं ना कि लोग जय श्री राम के नारे लगा, मैंने एक टीवी पे ये भी सुना कि जी वहां पे तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर के लोग बैठे हुए थे, तो वो इतना प्रेशर आ गया था टीम के। मैं कहा नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल बकवास है भाई। उनका मुल्क है, अब उनके लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, ये उनका राइट है। हम मैं कौन होता हूँ कि मैं कहता नहीं जी तुसी पाकिस्तान ने झंडे चुक मतलब ले वो और सीधे सीधे पाकिस्तान कह रहे हैं जिंदाबाद कि के राम से डर गए, वो सीधे नहीं, सीधे कह रहे हैं कि श्री राम से डर गए। झूठ। वही बिल्कुल बात ऐसा नहीं ही है। ये पब्लिक ऐसे ही है। जब आपको या ना, जब आप फ्लॉप होते हैं ना, मतलब मेरा मतलब है, मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। तो जब आप खेलते नहीं अच्छा, तो फिर आप उसके लिए किसी न किसी का शोल्डर मतलब देखते हैं, कभी हाँ, रिलीजन, कभी कोई और, कभी कोई और। ये ब्लेम ड्रामेबाजी गेम है, बोलते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं था। मगर खैर किसी ने कुछ वो नहीं किया। लोग, मतलब लोग थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, उनका हक था भाई, वो सपोर्ट करते। वो लेकिन लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, वो कुछ और विराट कोहली जिंदाबाद नारे लगाए, उनका राइट है। मैं कौन होता हूँ कि मैं उनको कहूँ कि जी आप पाकिस्तान मगर जिंदाबाद के ना लगाए, जरूर है बाबर कि जिंदाबाद लोग जो के ना है लगाए। वो लोग जरूर पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, उम्मीद थी, बहुत बहुत ज्यादा, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर बात हम करें इस वक्त इसराइल की और फलस्तीन की या हमास की, या ना क्या लगता है आपको कि इस वक्त कौन सही है? इसलिए कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया, ये बताया जा रहा है हमारे चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी। हॉस्पिटल पे तो खैर किसी को भी अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया, वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है, क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो, नहीं इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना। जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे
ताकि वहां से मासूम हट जाए। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इसराइल हमेशा, इसराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहाँ से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बॉम्ब था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इसराइल का? हाँ, देखें बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हम हमास को दे दें, लेकिन इसराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बाइस्ड मीडिया इसको रिपोर्ट, अल जजीरा ने सिर्फ रिपोर्ट कर लिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कतर बेस्ड चैनल है तो यकीनन वो उस तरह की जो है कुछ प्लांटेड न्यूज़ भी सम टाइम कर देते हैं। CNN भी कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं करना चाहिए। व्हाट द थिंग इज कि बिल्कुल बॉम्बिंग की है, 500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। और उसके ऊपर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी टेल अवीव के विजिट पे आने वाले हैं, रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने भी ये पहले उन्होंने बम धमाका कहा, फिर उसने कहा कि नहीं जी, मुझे इस हमले के ऊपर मैं गमगीन हूं, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। कितनी तकलीफ है मुझे नहीं पता। और वहां पर कौन लोग थे ये भी सबको पता है। वो लोग थे आरजू की जिन लोगों के घर बम धमाकों से एयर जो स्ट्राइक्स हो रही है इसराइल की तरफ से, उससे वो हो रहे थे। तो वहां पे वो लोग, खवातीन और बच्चे वहां पे उन्होंने पनाह ली हुई थी। यूनाइटेड नेशन WHO की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट आई है कि अभी हमारे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को उड़ाया गया। तो वो तो ये नहीं कहते कि हमास ने उड़ाया है, वो कहते हैं कि इसराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर ये हमारे इदारों को ये निशाना बना रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहां पे कौन से हमास के लोग घुसे हुए हैं। उर्दन ने जो 4 कंट्रीज का एक इजलास बुलाया हुआ था और जॉर्डन का विजिट करना था जो बाइडन ने, उसको कैंसिल करवाया उर्दन की तरफ से। कहते कि वो यहाँ पे ना आए। क्यों? तुर्कल फैसल जो पुराने इंटेलिजेंट चीफ हैं सऊदी अरेबिया के, इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने कि अगर आप किसी को मारेंगे और उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो मुझे उसके जवाब में कुछ ना कहना। तो हाउ इट्स पॉसिबल? इस तरह हो नहीं सकता। अगर आप कहते हैं बिल्कुल ताकतवर है, मैं इजराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो, या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है। फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इजराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए, अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इसराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज बिल्कुल पे ये तो नहीं कहा जा और सकता ये कि दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इजराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इजराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इसराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधरी फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इसराइल ने। वो तो हड़पेगा ही, क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए। इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि भेज दें। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की।
कहते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही, चाहे वो जाते हैं मतलब ना, किसी शिप के बंकर में छुप के या कैसे भी छुप के जब इनको पहुंचना कंटेनरों में होता है छुप छुप के जाते हैं। यूरोप, हाँ ये पहुंच जाए तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की, लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से, देख लो। इसमें नहीं, एक और चीज भी आना, इनको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी उतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। वो कहेंगे अच्छा अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा आके आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है। तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए, और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया, या ना बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा कर देगा वो पाकिस्तानियों के बिल्कुल। साथ। तो पाकिस्तानियों की मजाल नहीं है कि ये कोई इस तरह की हरकत करने को, ये नहीं, और ठीक है मजाल भी तकरीर नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मजाल भी नहीं है, औकात भी नहीं है, क्योंकि बार औकात बार और पाकिस्तानी दिल ये भी नहीं चीज है भूल इनका कि जाते ये हैं। जाए। सुनिए सुनिए, बार बार पाकिस्तानी ये चीज भूल जाते हैं कि जियाउल हक ने, उनके जनरल जियाउल हाँ हक ने क्या किया था बिल्कुल फलस्तीनियों के साथ, 25,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था ना जॉर्डन में, बिल्कुल किया किया था था, कि नहीं किया था। बिल्कुल किया था, वो भी किससे रिकॉर्ड पे सुपारी है। ली थी? हाँ किससे ली, और ये कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया था? जॉर्डन के किंग से, ठीक है ना। तो बिल्कुल जब सही। मुस्लिम्स मिलके मुस्लिम्स का कत्लेआम करते वो ठीक है, लेकिन जब जूस ने रिटेलिएशन में किया कर दिया तो कहते हैं कि ये गलत है। मैं नहीं कह रही कि रिटेलिएशन का मतलब ये नहीं होता कि मासूमों की जान ली जाए ना, मासूमों की नस्ल कशी की जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मगर ये बात तो सच है ना कि हमास कोई सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं कह सकते उसको। वहां के लोगों ने ही उसको एम्पावर किया, सियासी पार्टी है भाई, वो चुनावी तौर पे जीत कर आई है, लोगों ने उसको जिताया, तो जाहिर सी बात है जो जज्बा लोगों के अंदर है, जो एक नफरत यहूदियों के खिलाफ फलस्तीनियों के अंदर है, वही तो वो रिप्रेजेंट करती है ना उनकी पार्टी हमास। तो ये चीज है कि मुझे लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का की जो असली वजह है वो है यहूदियों से नफरत। और ये मैं हमेशा मैं इस पॉइंट पे कायम रहूंगी कि यहूदियों से नफरत की वजह से आज फलस्तीनियों की ये हालत है, क्योंकि 2005 तक तो गाजा उन्हीं का था ना। वहां लेकिन कौन सी सिर्फ फलस्तीनी फलस्तीनियों की फौज, बात तो नहीं है। वहां कौन सी इजरायली फौज घुमा करती थी 2005 तक, बताओ। तो फिर भी आज ऐसी हालत क्यों है? लेकिन जी, यहाँ ना सिर्फ फलस्तीनियों की बात तो नहीं है, ये तो सारी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर है कि यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है और बताई जाती है। आप मुझे सिर्फ नहीं लगता, फलस्तीन को यूएई तो अकेले। ऐसे नहीं है। सऊदी अरेबिया तो अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रहा था इसराइल के साथ, तभी तो ये सब हुआ। कहा जा रहा है कि हमास नहीं चाहता था कि सऊदी और इसराइल के बीच में अच्छे ताल्लुकात रहे। वो आईमैक जब से उसका अनाउंसमेंट हुआ है आईमैक का, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो भी एक चीज है जो ईरान और फलस्तीन दोनों को नहीं पसंद आई, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि सऊदी जिस तरह से धीरे धीरे करके सारे जो अरब ममालिक हैं वो एक एक करके इसराइल को तस्लीम भी करने लगे, उस वहां से ताल्लुकात भी अच्छे होने लगे, ट्रेड की बातें होने लगी, इन्वेस्टमेंट्स की बातें होने लगी। यही तो चीज है, यही तो चिढ़ है ना फलस्तीनियों को, कि अगर सारे इनकी तरफ हो गए तो फिर हमें ज़कात के नाम पे चंदा कौन देगा, आजादी के नाम पे ज़कात कौन देगा? यही चीज है ना, इनको यही प्रॉब्लम है। लेकिन फखर, जी, आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ से उठ उठ के कह रहे हैं कि भेज दिया जाए, तो इनको भेज ही दें तो अच्छा नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए? थोड़ा सफाया भी हो जाएगा, थोड़ा ये देखें, वहां बिल्कुल। जाके हो सकता है जन्नत भी कमा ले। इन्फ्लेशन कम हो नहीं जाएगा, इन्होंने असल खाने में ना पीने की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जी, दो चीजें चल रही थी हमारे, एक साइड पे अफगानिस्तान है हमारे वेस्ट पे, और ईस्ट पे हमारे हिंदुस्तान है, कश्मीर हमारे साथ बॉर्डर टच हम्म। करता है। तो और दो इनको जगहों पे फलस्तीन से भी इनके लिए, लड़ना है अब, इसराइल तो से भी लड़ना है अब। दो जगहों पे इनके लिए जगह हुआ करती थी ना। तो अब अफगानिस्तान में तो लाजमी सी बात है, 2 साल से तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो वो अब तालिबान के खिलाफ तो ये लड़ने से रहे कि वहां पे जाके कहें अब किसके खिलाफ जिहाद करेंगे। वहां हिंदुस्तान ने भी स्क्रूज टाइट किए हुए हैं, वहां पे भी वो अब मतलब ये चाहते हुए भी तो नहीं चाहते, क्योंकि नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि दोनों वहां पे लोकली स्क्रूज टाइट किए हुए हैं। फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए उन्होंने, एफएटीएफ के जरिए, अमेरिका के जरिए, मिडल ईस्ट के जरिए
पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि टफ टाइम दिया कि भाई ये वाली कहानियां आपकी नहीं चलने वाली, तो अब इनके पास और कुछ है नहीं। तो आपने देखा होगा कि इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को नई नई पार्टियां, रिलीजियस पार्टीज बन रही है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं, कहते यार चलो अब तो अगर वो वाली दुकान नहीं चल रही तो ये वाली दुकान तो चला लो। अब अगर आप ये भिजवाते हैं, लेट सपोज ये फलस्तीन में किसी भी तरीके से ये पहुंचा देते हैं, जॉर्डन के रास्ते या किसी से रास्ते पहुंचा देंगे, अव्वल तो इन्होंने नहीं जाना। आरजू, मसला ये है कि ये जो स्टेज पे खड़े होकर ना लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ये कभी भी मुझे एक इनमें से एक बंदा बता दें 1947 से लेके 2023 तक कि ये कभी खुद किसी महाज पे गया हो ये लड़ाओ, अच्छा या बुरा, गलत या सही, मैं उसको उस तरफ ही नहीं जा रहा। ये कभी गए वॉर जोन में? ये कभी गए? आप, मैं और हमारे जैसे लोग गए होंगे एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन मुझे लगता है इस पॉइंट पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। इस पॉइंट पे इजराइल को परमिशन दे देनी चाहिए कि पाकिस्तानियों को अलाउ करे फलस्तीन में जाने के लिए। फिर पता है क्या होगा, देखो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि फलस्तीनी फिर पाकिस्तानी से लड़ने लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाएंगे, उनके जॉब्स लेंगे, खाने पीने अशियाओं की चीजें वहां पे महंगी हो जाएंगी, एक एक करके फिर वहां पे औरतों के साथ ज्यादतियां होने लगेंगी, शियाओं पे हमले होने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी पाकिस्तानियों के वहां जाने से। तो जाहिर सी बात है कि फलस्तीन फिर इजराइल को छोड़ के पाकिस्तानियों से लड़ने लगेंगे, तो इजराइल के लिए कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को उन्हें अलाउ करना चाहिए इजराइल के रास्ते से फलस्तीन में जाने के लिए। जी, और एक मेरा मशवरा है इजराइल को कि हमें अगर थोड़ी सी जगह वो दे दें एक दो सोसाइटीज बनाने के लिए, तो उससे भी हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये मैं उनको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बेशक अगर किसी को उर्दू की या हिंदी की समझ आती है इजराइल में, तो यकीन करें ये मेरा नेतन्याहू साहब को ये मेरा मशवरा है, मासूमाना मशवरा है मेरा, कि अगर वो एक कोई DHA टाइप या कोई बैरियर टाउन टाइप या इस तरह का दे दे, मैं कहता हूँ अमन ना हुआ, एक गोली भी चली तो आके ना मुझे पकड़ ले, फिर मुझे वहां देखिए दे। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि याना जो है वो भारत से हमारे साथ बैठी हैं और फखर मुसलसल पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और पाकिस्तान के लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा क्लिप याना आपके लिए प्ले कर रही हूँ और मुझे आपसे पूछना है कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं जरा प्ले कर लूं। जी जी। आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। तो गलत हो गया कुछ? भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। ये क्या है मुझे बताइए। हमारे पॉलिटिशियंस हमारे को तो वाले बड़ा तो हम लोग कहते हैं अपने दिखाते फलस्तीन जाके लड़ना है, तो ये वाले के देखो आटा लीटरों में पे वो बेच रहे। देखिए वो चाहे क्लाउन प्रिंस राहुल गांधी हो या खांसने वाले केजरीवाल जी हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये स्ट्रेस है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस है, बीजेपी से हारने का स्ट्रेस है इस बार। वो स्ट्रेस इस तरह उनकी तकरीरों में दिखाई दे रहा है। इस बार डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा नेक टू नेक होने वाली हैं। आप तो समझ रहे हैं कि पूरी सारी जो रोग सियासी पार्टीज हैं वो सारों ने एक अलायंस बना दिया और खुद को इंडिया कह दिया है। तो इवन बीजेपी के लिए भी ऐसी सिचुएशन है। और ये जो रोग अलायंस है, इन्होंने बहुत कोशिशें भी की है हर जगह पे जहां भी बीजेपी का राज है ना, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी, राज इज द रॉन्ग वर्ड, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे मतलब कोई ना कोई तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करो और फिर उस पे ना कहते हैं ना आग में तेल डालने का काम करो। तो ये बड़ी अच्छे से कर। तो बीजेपी पर भी, चाहे वो मणिपुर का किस्सा हो या हरियाणा का किस्सा हो, तो बीजेपी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त, एंड साथ ही साथ दूसरी पार्टीज भी, क्योंकि इस बार इतनी इजीली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी जीतने वाली है जैसे पिछले 2 इलेक्शंस में जीती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर इन लोगों के कमेंट्स मुझे जी फकर कुछ कह रहे थे। याना से क्वेश्चन कि जिस तरह का हमास का अटैक रहा है इजराइल में, ठीक है हम उसको मतलब लेजिटिमेसी या उसकी या बाकी चीजें एक अलग चीज है, लेकिन
इजराइल समेत जो बाइडेन तक कहते हैं कि बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, इस तरह की बातें अब हो रही है कि जी कश्मीर में इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि याना खुद कश्मीर से है और कश्मीर को देखती है, कवर करती है। तो याना आपको लगता है कि ऐसा कुछ वहां पे इस तरह की जो कुछ हमने देखा 10-12 दिन पहले गजा में या इजराइल में, इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्यों पॉसिबल होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए वहां पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली फलस्तीनियों को अपना नहीं समझते, फलस्तीनी इजराइल को अपना नहीं समझते। ठीक है ना, वो दो अलग मुल्क हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है, इंडिया भी कश्मीर का हिस्सा है, तो फिर वो ऐसे कैसे होगा कि इंडिया खुद अपने अस्पतालों पे या अपने लोगों पे बम या मिसाइल चलाए? वो तो नहीं हो सकता ना। नहीं, वहां पे जो दूसरे इंसर्जेंट्स या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं। उनकी बात उनकी तरफ से कह रहा हूँ, उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि इस तरह की कुछ देखिए चीजें। उनको तो ये जो गवर्नमेंट है उसने इस तरह साइलेंस कर दिया कि वो अब जो उनको वो गट्स नहीं है कि इस तरह की कोई फिदाइन अटैक से हमले करें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स पे अब हमला कर रहे हैं, जैसे कि नॉन लोकल लेबरर्स। अब ये भी बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि नॉन लोकल लेबरर्स को तो हम खुद बुलाते हैं कि वो आए कश्मीर में और जो लेबर का काम है वो करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बोल लीजिए आप या और भी कुछ। तो उनको तो हम खुद ही बुलाते हैं, फिर हम उनको सेफ नहीं रख पा रहे हैं। ये चीज जो है कश्मीरियों को चुभ रही है कि ये कौन आ जाते हैं हमारे बीच और कौन इस तरह से नॉन लोकल्स को मार रहे हैं। इससे एक और बहुत ज्यादा नुकसान होता है टूरिज्म में, क्योंकि जब लोग ये सुनते हैं, आम लोग, कि वहां पे अभी भी जो है नॉन लोकल्स पे अटैक्स हो रहे हैं, तो वो डर जाते हैं आने के लिए, तो टूरिज्म पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो हमारी सोसाइटी में घुस आते हैं, खुद को फिर कश्मीरी कहते रहने लगते हैं हमारे बीच, और उसके बाद इस तरह के हमले करते हैं, जिससे क्या है कि पूरी कश्मीरी सोसाइटी पे एक तरह से ना एक ब्लॉट आ जाता है। फिर सब कश्मीरियों को शक की नजर से देखने लगते हैं कि ये मतलब इनके दिल में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरीज आर वेरी पीसफुल, और मैंने हमेशा ये कहा है कि वो ना जंग चाहते हैं, वो सुकून से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके हक हैं, हुकूक हैं, उनको मिल जाए, और वो उनको मिल रहे हैं। वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ऐसा एक जमाना था जब उनके दिल में ये भरा गया था कि हिंदुस्तान कभी आपको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अब वो उसको एज हिंदुस्तान नहीं देखते, अब वो उसको एज भारत देखते हैं, हमारा अपना मुल्क। और जब मोदी जी हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं मन की बात में, तो आपको देखना चाहिए कि कितना एक्साइटमेंट होता है कश्मीरियों में उनसे जुड़ने के लिए। सो डेफिनेटली अब वो दिन गए जब कश्मीरी अब कोई भी लोकल कश्मीरी जो है वो आजादी की लड़ाई को सपोर्ट नहीं करेगा। और एक डिग्निटी से अगर उसको लगता है, जैसे कि अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शंस रिस्टोर नहीं हुए, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, तो वो चीज डिग्निटी से मांगने का टाइम आ चुका है। क्योंकि डिग्निटी से इंसान तब मांगता है, अब जैसे हमास की भी बात कर ले, हमास अगर चाहता तो जो भी उसकी प्रॉब्लम है इजराइल के साथ, वो डिग्निटी से सॉल्व करने की कोशिश करता, ठीक है ना, एक लिमिट्स में, दायरे में रहकर। लेकिन वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको, जिससे आप बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, उसको आप अपना मानते हो, उसके लिए कंपैशन है आपके दिल में। और कश्मीर जब भारत को अपना मानता है, कंपैशन है दिल में, अपने मुल्क के लिए अपना वतन मानता है, तो क्यों कोई आम कश्मीरी फसाद करके अपनी बात मनवाएगा? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए ही उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। और ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा कि चाहे इजराइल में लोगों की जाने जा रही हो, चाहे फलस्तीन में जाहिर लोगों की जाने जा रही हैं, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। जी, एक क्वेश्चन आप दोनों से कि यूक्रेन और रशिया, वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं। रशिया एक और उसको, और यूक्रेन एक और उसको, यूरोप उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। क्यों नहीं कर सके बातचीत के जरिए? क्यों बात नहीं हो सकी कि हम कहें कि हमास को करना चाहिए था या फलस्तीन को करना चाहिए था? ये बात हमें यहाँ पे आती है, हम कहते हैं अफगानिस्तान को करना चाहिए था। अफगानिस्तान ने जब कुट लगाई तो तब जाके वो लोग वहां से निकले। 22 साल बैठे रहे अफगानिस्तान के अंदर, इराक में बैठे रहे, उनके तेल बेचने नहीं दे रहे थे। क्यों? तो हमने ये कभी नहीं कहा फकर साहब कि सिर्फ मुस्लिम्स हैं जो बातचीत नहीं करना चाहते या डायलॉग नहीं करना चाहते। ऐसे तो कभी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं कहा कि ऐसे सिर्फ मुस्लिम डायलॉग के ऊपर कोई डिस्प्यूट अभी तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं, कोई एग्जांपल नहीं ना मुस्लिम वर्ल्ड में ना नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में। ये अनफॉर्चुनेट है।
वो यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं, वो सूडान की हम बात करते हैं, वो लीबिया की हम बात करते हैं, वो इजराइल फलस्तीन की हम बात करते हैं। मुझे लगता है क्यों नहीं हुआ? भारत की जो आजादी की लड़ाई थी वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि बिना वायलेंस के आप आजादी भी ले सकते हैं, आप एक सुपर पावर को अपनी जमीन से हटा भी सकते हैं और पूरी दुनिया में एक मिसाल बन सकते हैं। तो जिसको भी ये डाउट है कि डायलॉग से या पीसफुल तरीके से एक सुकून परस्त तरीका नहीं हो सकता किसी भी मसले को सॉल्व करने का, जिसको भी ये डाउट है वो भारत की फ्रीडम फाइट को देख ले, उसके बारे में पढ़ ले। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फखर, मैं आपको जाते जाते लास्ट में ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान जरूर अमन चाहता है, और वरना पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में नहीं रहते उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ करके रखा हुआ था। लेकिन जो बाजवा साहब जो हमारे पहले आर्मी चीफ हैं, वो जाते जाते स्क्रू ड्राइवर लेके उसकी स्पीड और उसकी जो जो उसकी रेंज है वो कम करके चले गए। हालांकि वो खुद दुबई में शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, वो वीडियो भी है। साहब थे या कोई टेक्नीशियन थे, मुझे तो ये नहीं कुछ समझ भी, मैं आपको दिखाती हूँ, कहते हैं हैशटैग कुछ भी इसी को कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक डील के बारे में हमने मेंशन किया था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की जो वेस्टर्न लीनिंग जो मिसाइल हैं, रॉकेट फोर्सेस जो हैं, दो फ्रंट्स हैं ना पाकिस्तान के, एक मगरबी फ्रंट, एक मशरकी फ्रंट। मगरबी फ्रंट में कौन दुश्मन है या पोटेंशियल दुश्मन है, उसकी तरफ आपका रुख रखते हैं ना आप। उसमें से एक जो है पोटेंशियल जो टारगेट है वो इजराइल है। तो पाकिस्तान की जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मिसाइल हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने रिपोर्टेडली ये डील की कि ये जो हमारी जो इजराइल की तरफ जो हमारी रॉकेट फोर्सेस हैं, हमारी जो मिसाइल हैं, इनके जो माइल हैं, इनके जो मील हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इनके मील कम कर दो, इनका ईंधन कम कर दो ताकि उधर तक ना जाए इनकी जी। चले तो जी। हमारे अब वो यहाँ से अगर उड़ेंगे तो जाके मुझे लगता है अफगानिस्तान में लैंड कर जाएंगे। अब लैंड करने ही कहूंगा मैं। बाजवा साहब स्क्रू ड्राइवर लेके मुझे तो शक है कि लैंड भी करेंगे कि नहीं। मुझे लैंड पे मुझे लग रहा है उड़ेंगे भी कि नहीं। लैंड करने के लिए पहले उनको उड़ना भी पड़ेगा। तेरे टाइम से जंग लग गया, क्या हो गया। और वो मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी हम तो इजराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे। वो अच्छा, वो जो मोहर लगा के ये वो नहीं मौलाना फजल रहमान, नहीं मौलाना फजल रहमान। अच्छा, देखिए एज अ कश्मीरी मैं बता दूं, आई एम वेरी हैप्पी कि मौलाना फजलुर रहमान हो या ये 2 पेनी यूट्यूबर जो जर्नलिस्ट है जिनका आपने अभी मुझे जिक्र किया, ये सारे अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अगर फलस्तीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कश्मीर से इनका ध्यान हट गया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं परवरदिगार की कि कश्मीर से कम इनका ध्यान हट गया। अब ये हमें सुकून से जीने देंगे। नहीं हटा नहीं है। मौलाना साहब तो कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इस दफा अगर आपके यहाँ इलेक्शन हुआ कश्मीर में, तो वो कह रहे हैं कि वो श्रीनगर से जो है ना इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। पता नहीं कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो इलेक्शन वहां से लड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि कश्मीरी उनको लड़ने ही नहीं देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ करना चाहते हैं। एक कश्मीरी भी उसको वोट नहीं देगा, उसको आने भी नहीं देगा लड़ने के लिए। आप देख लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो पहले परेशान होते थे कि हमारे पास आईटी एक्सपर्ट्स कम है, साइंटिस्ट कम है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले और जाके जो स्पीड कम कर सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आप लोग आए, और आई होप कि जल्दी फिर बुलाएं। आप इस शो का नाम स्क्रू ड्राइवर रखना प्लीज, स्क्रू ड्राइवर डिबेट। और बाजवा साहब बेचारे जो दुबई मॉल में घूम रहे हैं, बाजवा साहब दुबई मॉल में मेरे ये मोटरसाइकिल में थोड़ी सी जो है ना, ये मेरे बाइक में खराबी आई है। अब मुझे ये दुबई भिजवानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें ये अगर वो करिए कुछ कर लें। बाजवा साहब अगर आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट कहलाते हैं। एक जमाने में ये बाथ टब में और टॉयलेट में बैठ के पिक्चर्स बनवाया करते थे। इसलिए तो बड़े जर्नलिस्ट हैं। नवाज शरीफ साहब जब गए थे, अच्छा इनको बाथ टब में और वहां कमोड पे बिठाने वाले भी बाजवा साहब ही थे। ये भी सुनने इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसलिए तो इतना पता है इनको कि उस स्क्रू ड्राइवर से लेके उन्होंने स्पीड कम कर दी, उन्होंने रेंज कम कर दी, उसका जो है ईंधन जो फ्यूल है वो कम कर दिया उसका। मतलब उसमें अगर 10 लीटर डाला हुआ था। कदीर खान साहब अपनी कमर में करवटे ले रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। किनसे मेरा वास्ता पड़ा। तो मैं बाजवा साहब से और ये वजाद खान साहब से कहूं कि यार मेरे बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर कोई हेल्प कर सकते हैं। नहीं, अगर इस मैजिकल स्क्रू ड्राइवर से अगर ऐसी चीजें हो सकती है, तो
पाकिस्तान का फ्यूल कंजम्पशन अगर कम हो जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वहां पे फ्यूल के रेट्स अब देखिए कहाँ मतलब परवाज हो रहे हैं। आई थिंक 270 पर लीटर, इज इट 283 283 हो गया। पिछली बार मैंने देखा था ये कुछ हफ्ते पहले इट वाज 273। 332 था, 332 से अब थोड़ा सा कम हुआ है, तो जाके अब 284 इसी हो गया। स्क्रू ड्राइवर की वजह से हुआ होगा। यही ना, वो बाजवा साहब वहां दुबई से बैठ कर ही सारा कुछ स्क्रू ड्राइवर को अपनी गाड़ियों में यूज कर रहे होंगे, तभी कंजम्पशन कम हो रहा है। मुझे लग रहा है तभी प्राइस कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक क्लिप और भी दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, कुछ सेकंड्स में। अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जी, ये थे मरियम नवाज के सबसे हस्बैंड। पहला वाला क्लिप था जो पहले होना चाहिए था ऑन एयर। ये सरकार जो है जो फरमा रहे थे नहीं, मैं क्या बताऊं, जय श्री राम सिर्फ सुन के डरने वालों को इंडिया में आके गज़वा हिंद करना है। जब जय श्री राम सुन के डर जाते हैं तो वो क्या गज़वा हिंद करेंगे यहाँ पे, आप बताओ। और ये इंडिया में करेंगे भी कि कहीं और ये फौज में रह चुके मुझे हैं, ये भी डाउट है। रिटायर्ड है मरियम नवाज के हस्बैंड। और ये नवाज शरीफ साहब इनकी थे नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ प्राइम साहब मिनिस्टर देखिए इन 1992 बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब इनकी शादी के खिलाफ थे, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही खिलाफ थे, क्योंकि इस किस्म का दामाद जो है मुझे लगता है उन्होंने पहचान लिया था उस वक्त, लेकिन वो मजबूर हो गए थे वो मैडम मरियम से कि उन्होंने फिर वो कर दिया इनको। नहीं, फिर इस तरह के साइकोपैथ्स को क्यों पाकिस्तान आर्मी में लिया जाता है? अब वो देखो, वो लाल टोपी, वो भी एक साइकोपैथ है। तो ऐसे लोगों को लेने से क्या है कि लोगों का जो है ना, उनकी भी जहनियत पे असर हो जाता है ऐसे लोगों की। दिमाग ठीक हुआ करता था जिस वक्त ये कैप्टन थे, उस वक्त तो ठीक था, तो तभी तो मरियम नवाज साहिबा से शादी इनकी हो गई। अगर दिमाग शायद किसी ने स्क्रू ड्राइवर यूज कर लिया होगा उनके दिमाग पे। तो वरना फिर ये शादी तो नहीं होनी थी ना। लेकिन अब खैर एनीवे उनकी हो गई। और वो अब यहाँ पे ये पेशावर में कोई जलसा कर रहे थे और कंधे पे चादर डाल के, मैं कहता यार अल्लाह ताला मरियम नवाज को पेशेंस बख्शे। आमीन आमीन आमीन। नहीं, इस पे मैं बिल्कुल आमीन करूंगा कि ये सबर दे, ये बहुत मुश्किल। तो बहरहाल इस तरह के बहुत नमूने पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और अच्छा है घूम रहे हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है। इस किस्म की स्टेटमेंट इनकी आती है तो थोड़ी हंसना बोलना हो जाता है, क्योंकि लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी कोई इनको सीरियसली नहीं लेता। मेरे ख्याल है घर में भी कोई नहीं सुनता इनकी, इसीलिए इस किस्म की बातें घर में इसलिए नहीं लेता कि 2014 में मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हुआ था इनका इंटरव्यू करने के लिए, इन्हीं साहब का, ये जो अभी जिनकी तकरीर आपने सुनाई। तो खैर बैठे हुए थे वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब के भाई अताउर रहमान साहब और सारे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। रात 12 बज गए थे, लेट हम गए थे रात के टाइम। तो मैंने पूछा, मैं कह मैडम का इंटरव्यू करना हो? कहते जी मैडम तो सानू कोई लिफ्ट नहीं करांदी, ये हजारा बेड से है ना। बिलीव मी कि ये मैं आपको वही अल्फाज बता रहा हूँ जो मैंने खुद इनसे कहा और मैंने खुद इनसे सुना था। ठीक है, तो मैंने कहा बस ठीक है सर। मैंने कहा यार अगर उनका भी एक इंटरव्यू हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भी हो जाए उनका भी हो जाए। और मियाँ साहब उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर ताजे ताजे बने हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार मैडम तो मतलब, तो ये मैडम तो मुझे लगता है कि मैडम को पता भी नहीं है कि ये होते भी हैं। हाँ, और ये इस किस्म की बातें करते हैं। बिल्कुल और यही चीज आप देखो, इंडिया की संस्कृति को देख लो आप। हमारी जशोदाबेन मोदी, उनके हस्बैंड ने उनको सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुल्क की सेवा करना चाहते थे, ठीक है ना। और आज तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, आज तक वो कहते हैं कि वो मेरे श्री राम है। देखो, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कल्चर, दिस इज कॉल्ड सकाफत, संस्कृति, मर्यादा, जो भी आप कहो, जो हम में है। तो ये चीज है जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यार बड़े मजे के बंदे हैं, मजेदार बंदे हैं, बड़े जोली किस्म के। अब होना ही पड़ेगा ना जब बीवी ऐसी मिली। बड़े मजेदार और काम वाले बंदे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे ये लोग मानते हैं, काम किया भी उन्होंने, और पता नहीं इसके रीजंस क्या हैं कि वो बगैर उनकी मतलब मिसेस के रहते हैं, ये वजह है या उनके अंदर कोई और ऐसी चीजें हैं
रखी हुई है उनके अंदर की, जिसकी वजह से वो करते हैं। बट ये मेरा ख्याल इस पे एक रिसर्च पाकिस्तान होना के चाहिए। पाकिस्तानी अहलकारों को बीवी के साथ रहने की जरूरत ही नहीं। हम देखते रहते हैं कैसे उनके एमएमएस सामने आते रहते हैं, क्या क्या वो करते रहते हैं, हरीम शाह हो या जो भी हो, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब आप लोग मोदी जी को सुन लीजिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए दोनों। और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। Thank और you. मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ कि कब हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स कुछ बेहतर हो और मैं याना से मिल सकूं जाके। इंशाल्लाह, सेम हियर। और मुझे आपसे भी मिलना आरज़ू, खैर आपसे तो मैं इंडिया में ही मिलूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं फकर साहब के मर्दान गांव में जाना चाहती हूँ, जिसका इन्होंने इतनी बार मुझे जिक्र किया है। मुझे लगता है हर एक शो में इन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूँ, वहां पर जो पश्तो लोग रहते हैं वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो नहीं, मुझे याना, उनसे वो मिलने का आपको बहुत शौक है। वो बिल्कुल। यकीन करें, मुझे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये कोई आपके उस पे नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे, लेकिन ये कि वाकई में लोग आपको वहां पे जानते हैं। और मुझसे अक्सर कोई जिक्र होता है तो कहते हैं वो आपके शो में एक मैडम आती है ना, वो इंडिया से। मैं कहता हूँ कौन? कहते हैं कश्मीर से आती है। मैं क्या मिस याना की बात करें? हाँ हाँ, उसकी। यकीन करें, एक मेजर गौरव आर्या को, एक आपको, एक दो लोग और हैं, इनको लोग बहुत जानते हैं। हालांकि इतना कोई मतलब वो नहीं देखते सोशल मीडिया, तो खैर देख रहे होते हैं, अब लोगों के पास स्मार्टफोन्स है और इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन लोग देखते हैं और लोग जानते भी है काफी हद तक। तो खैर एनीवे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन सबको। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आप दोनों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। ओके, बाय।